आरसीबी ने इतिहास रचते हुए 18 साल बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीती, लेकिन इस जीत के जश्न में कल जो कुछ भी हुआ उसने कभी ना भरने वाला जख्म दे दिया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई कि हालात संभाले नहीं संभले और भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर के हालात कितने भयावह हो गए थे उसे इस वीडियो से समझिए। स्टेडियम के अंदर घुसने के लिए लगभग हर गेट पर इसी तरह खचाखच भीड़ थी। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। न जान की परवाह, न हादसे का कोई डर। दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि स्टेडियम में किसी तरह घुसने का मौका मिल जाए और अपने चहेते खिलाड़ियों की एक झलक दिख जाए। इन फैंस को स्टेडियम में एंट्री तो नहीं मिली, उल्टा ये भगदड़ का शिकार हो गए। भगदड़ के बाद कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुछ की सांस अस्पताल जाते जाते थम गई और कई तो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। जिस तरह फैंस की भीड़ लगी थी, वहां अचानक से सन्नाटा पसर गया। जश्न का माहौल मातम में बदल गया। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं और सोचने पर मजबूर करने वाली हैं कि आखिर लोग इतने भावुक क्यों हो जाते हैं, जश्न के नाम पर अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगा देते हैं। सवाल इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि जिस तरह से जश्न के नाम पर लोग बेकाबू हुए, उससे बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आरसीबी की विक्ट्री परेड को लेकर सिर्फ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ही लोगों का मजमा नहीं लगा। बेंगलुरु मेट्रो भी खचाखच भरी हुई थी, जहां एक साथ इतनी ज्यादा भीड़ आ गई कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। पूरी मेट्रो खचाखच भरी है, खड़ा होना तो दूर, सांस लेने तक की जगह नहीं है। बेंगलुरु मेट्रो का यह हाल तब हुआ जब आरसीबी फैंस विक्ट्री परेड देखने चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंच रहे थे, पर एक साथ इतनी भीड़ आ गई कि मेट्रो चलने की जगह रेंगने लगी, क्योंकि जितनी भीड़ मेट्रो ट्रेन के अंदर थी उससे कहीं ज्यादा बाहर थी। पूरा मेट्रो स्टेशन लोगों से भरा था, यहाँ तक कि एस्केलेटर भी भीड़ से जाम था। ये सभी आरसीबी की विक्ट्री परेड देखने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ जा रहे थे, लेकिन इतनी भीड़ आने की वजह से हादसे का भी डर था, क्योंकि बिना किसी प्लानिंग किए प्रशासन ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी, जिसका असर ये हुआ कि फैंस मेट्रो के जरिए स्टेडियम पहुंचने लगे। इसी दौरान एमजी रोड और कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन पर भीड़ का मेला लग गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस दौरान कोई भगदड़ मच जाती तो क्या होता, क्योंकि इसी तरह का एक हादसा महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हुआ था। और स्टेडियम के एंट्री पॉइंट्स पर किस प्रकार से हालात बिगड़े थे वो समझाने के लिए आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट आपको समझाएगी कि भगदड़ के दौरान आखिर क्या स्थितियां यहां पर बन गई थी। ये चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 17 के बाहर की तस्वीर है, जहां भगदड़ मची थी। वीडियो में दिखाई दिया कि जिस रेलिंग के सहारे स्टेडियम के गेट तक लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, वो जमीन पर गिरी हुई है और उसके नीचे सैकड़ों की संख्या में जूते चप्पल दबे हुए हैं। गेट नंबर 17 से बाहर इसी तरह कई और जगहों पर भी रेलिंग गिरी हुई नजर आई और बिखरे हुए जूते चप्पलों की संख्या इतनी थी कि इन्हें गिना नहीं जा सकता है। अब गेट नंबर 2A के बी स्टैंड के बाहर की तस्वीर देखिए। यहाँ भी लोहे की रेलिंग उखड़कर जमीन पर आ गई। यहाँ भी रेलिंग के नीचे दबे हुए जूते चप्पल बता रहे हैं कि कितने लोग इस भगदड़ का शिकार हुए हैं। इस तरह के मातम की तस्वीर स्टेडियम के बाहर कई जगहों से आई है। ये वीडियो स्टेडियम के बाहर की सड़क का है। एक शख्स पुलिस के बैरिकेड्स के ऊपर गिरा हुआ है, पास में ही जूते चप्पल बिखरे हुए हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि हादसा कितना भयावह था। लोग आरसीबी की जीत का जश्न मनाने पहुंचे थे, लेकिन देखते ही देखते उनकी खुशी गम और मातम में तब्दील हो गई। तो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए इस कदर भीड़ उमड़ी कि कोई कार पर चढ़ गया तो कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ नजर आया और फिर स्थिति ऐसी बेकाबू हुई कि पुलिस बुरी तरह से नाकाम साबित रही। भगदड़ के पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर किस तरह का हाल था, इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। फैंस आरसीबी के खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए पेड़ पर इस कदर चढ़े हैं कि उन्हें न अपनी जान की फिक्र है, न ही दूसरों की। ये सभी पेड़ की दीवार फांदकर स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, अगर कोई गिर जाए तो क्या होगा। लेकिन स्टेडियम में घुसने और अपनी टीम को देखने का ऐसा जुनून सवार था कि किसी भी हादसे का डर दूर दूर तक जहन में नहीं था, और जिसे पेड़ पर जगह नहीं मिली वो मचान पर चढ़ गया, इस उम्मीद में कि स्टेडियम में न सही दूर से ही अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक दिख जाए। स्टेडियम के अंदर जाने के लिए लोग धक्का मुक्की करते नजर आए। इस बीच ये नीले रंग की गाड़ी बुरी तरह से टूट गई। लोगों की भीड़ इस गाड़ी पर चढ़ गई, जिसने गाड़ी का बोनेट और आगे के शीशे को चकनाचूर कर दिया
और अच्छी खासी कार की हालत कंडम हो गई। मतलब जिसे जहां जगह मिली वो वहां खड़ा हो गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि काबू करने में पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। ये बात सही है कि आरसीबी के फैंस के लिए ये पल बहुत ज्यादा भावुक कर देने वाला था। 18वें साल में आकर आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की और जब विराट कोहली के साथ साथ टीम के बाकी खिलाड़ी बेंगलुरु पहुंचे तो बेंगलुरु की सड़कें जाम हो गई थी। बस के अंदर से बनाया गया ये वीडियो विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने शेयर किया है। इस वीडियो में दिखाई दिया कि विराट कोहली ट्रॉफी लेकर बस के अंदर बैठे हैं और फैंस का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि दूसरी तरफ की सड़क पूरी तरह से जैम है। लोग मोबाइल से आरसीबी की बस का वीडियो बना रहे हैं, कोहली की तरफ इशारा कर रहे हैं और इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि ये ट्रॉफी इनके लिए कितनी खास है। एक दूसरे वीडियो में दिखाई दिया कि सड़क पर दूर दूर तक लोगों की भीड़ नजर आ रही है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और लोग सड़क के किनारे खड़े होकर आरसीबी की टीम का स्वागत कर रहे हैं। दरअसल चैंपियन बनने के बाद विराट कोहली ने खुद कहा था कि वो फैंस के साथ बेंगलुरु में जश्न मनाएंगे और उनकी बात सुनने के लिए ही कल लोग स्टेडियम की तरफ दौड़ पड़े। I think I'm gonna feel the real side of it when we get to Bangalore tomorrow and celebrate it with the city and the fans who have stood with us through thick and thin. अनुष्का की तरह ही आरसीबी ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ थी, अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा बेंगलोर आरसीबी के स्वागत के लिए सड़क पर उतर आया है। मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों से लेकर कोने कोने तक लोग ही लोग नजर आ रहे थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची थी। लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे थे लेकिन स्टेडियम के अंदर जश्न मनाया जा रहा था। क्या आरसीबी और क्या सिद्धारमैया सरकार सब जीत के जश्न में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए थे? आरसीबी की टीम है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार हैं, सबके चहेते विराट कोहली हैं, चमचमाती ट्रॉफी है, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है। ये ठीक उस वक्त का नजारा है जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची थी लेकिन अंदर जश्न चल रहा था। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज रहा था। कर्नाटक सरकार आरसीबी की तारीफ में व्यस्त थी कि 18 साल बाद ही सही ट्रॉफी तो आई, लेकिन अजीब विडंबना थी क्योंकि स्टेडियम के बाहर क्या चल रहा था ना तो किसी को फिक्र थी, ना ही कोई जानना चाहता था, क्योंकि जिसे फिक्र करनी थी वो सरकार फोटो खिंचाने और जीत के जश्न में व्यस्त थी, वो भी बिना किसी ठोस व्यवस्था के। अगर कोई हादसा हो गया तो क्या होगा, क्योंकि जो स्टेडियम के अंदर पहुंच गया वो खुद को धन्य समझ रहा था और जो अंदर नहीं आ पाया वो अपनी किस्मत को कोस रहा था। भीड़ ज्यादा थी और पुलिस कम, और फिर वही हुआ जिसका डर था। ऐसी भगदड़ मची कि जीत के जश्न में भंग पड़ गया, लेकिन मजाल थी कि किसी ने जश्न बीच में रोका हो या फिर बीच जश्न से भगदड़ पर कोई खेद प्रकट किया हो। आरसीबी की जीत के जश्न के बीच मची भगदड़ को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा बयान सामने आया है। सिद्धारमैया ने हादसे की तुलना त्रासदी से की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा और घायलों को मुफ्त इलाज का भरोसा दिया। पूरे देश में बेंगलुरु की भगदड़ और उसमें मारे गए लोगों को लेकर दुख का माहौल है, क्योंकि जश्न के बीच जिस तरह से हादसा हुआ उसने हर किसी को अंदर से हिला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारे गए लोगों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा, बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए वे जल्द स्वस्थ हों। वहीं राहुल गांधी ने इस घटना को दिल दहला देने वाला बताया। आरसीबी जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ दर्दनाक है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में मैं बेंगलुरु के लोगों के साथ खड़ा हूं। लेकिन इस तरह की भगदड़ पर राजनीति गर्माती नजर आई तो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने साफ कह दिया कि ये खेल का इवेंट था, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। I think it should not be politicized because this is a cricket function. We should not bring politics into cricket. Should not be blamed for this. First we should ascertain the facts. After that we should decide. ज़्यादा हो गई थी, अचानक इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया उसकी, और ये अंदाज़ा किसी को नहीं था। फ्रेंचाइजी से मेरी बात हुई, फ्रेंचाइजी भी कहना उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो ये अचानक हुआ हादसा है जिसको लेके सारे लोग दुखी हैं और जो भी जितनी मैक्सिमम मदद हो पाएगी मृतकों के परिवारों की और जो घायल हैं उनके, वो सब करने का प्रयास हो रहा है। और वहीं सिद्धारमैया ने जिस तरह भगदड़ की तुलना महाकुंभ में हुई भगदड़ से की, उस पर सियासत तेज हो गई है।
बीजेपी ने इस तुलना पर सवाल खड़े किए और सिद्धरामैया से इस्तीफे की मांग कर दी। ಇದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. सरकार के बचाव में सिद्धरामैया ने चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ की तुलना महाकुंभ से की तो इस पर सियासत गर्म हो गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे लेकर सीएम सिद्धरामैया पर सवाल खड़े किए हैं। कहा, महाकुंभ में हुई भगदड़ से इसकी तुलना करके सिद्धरामैया बच नहीं सकते। कंपेयरिंग टू एनी कुंभ और यू कैन नॉट एस्केप योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुंभ में हुआ तो कोई भी जाके सेल्फी नहीं ले रहा था, इधर आप आके सेल्फी लेते। प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक सरकार पर संगीन आरोप लगाए। कहा कि उन्हें ये भी जानकारी मिली है कि पुलिस ने एक दिन पहले बड़े कार्यक्रम की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन पुलिस पर दबाव बनाकर ये कार्यक्रम फिर भी आयोजित करवाया गया। बेंगलुरु में हुई भगदड़ को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। राहुल गांधी ने इसे दर्दनाक हादसा बताया तो बीसीसीआई ने भी माना कि जीत का जश्न मनाने के लिए बेहतर योजना बनानी चाहिए थी। पूरे देश में बेंगलुरु की भगदड़ और उसमें मारे गए लोगों को लेकर दुख का माहौल है, क्योंकि जश्न के बीच जिस तरह से हादसा हुआ उसने हर किसी को अंदर से हिला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारे गए लोगों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा, बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए वे जल्द स्वस्थ हों। वहीं राहुल गांधी ने इस घटना को दिल दहला देने वाला बताया। आरसीबी जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ दर्दनाक है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में मैं बेंगलुरु के लोगों के साथ खड़ा हूं। लेकिन इस तरह की भगदड़ पर राजनीति गर्माती नजर आई तो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने साफ कह दिया कि ये खेल का इवेंट था, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। I think it should not be politicized because this is a cricket function. We should not bring politics into cricket. Should not be blamed for this. First we should ascertain the facts. After that we should decide. ज़्यादा हो गई थी, अचानक इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया उसकी और ये अंदाज़ा किसी को नहीं था। फ्रेंचाइजी से मेरी बात हुई, फ्रेंचाइजी भी कहना उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो ये अचानक हुआ हादसा है जिसको लेके सारे लोग दुखी हैं और जो भी जितनी मैक्सिमम मदद हो पाएगी मृतकों के परिवारों की और जो घायल हैं उनके, वो सब करने का प्रयास हो रहा है। बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर सियासत गर्म हो रही है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने माफी मांगी तो बीजेपी के साथ साथ तमाम सियासी दल इसको लेकर सिद्धरामैया सरकार को घेरने में जुट गए हैं। Fully apologize for this, but still we wanted to know the fact and we want to give a clear message. कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भगदड़ पर माफी भले मांग ली हो, लेकिन अब इस मुद्दे पर बीजेपी और दूसरे विरोधी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। But this government inviting our RCB players to facilitate them without taking any proper security measures. This is the failure of the government. चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी नाराजगी जताई है और इसे लेकर सिद्धरामैया सरकार के इस्तीफे की मांग की है। उधर कितना लोग जाना चाहिए था, कितना को छोड़ना चाहिए था, पुलिस नहीं देके, सरकार नहीं देखा, ज्यादा लोगों को छोड़ा, इसी से स्टैम्पेड हुआ। हम खंडन करते हैं, सरकार टोटली फेल है, सरकार इस्तीफा देना चाहिए। एक छोटा सा प्रोग्राम को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये सरकार नहीं रहना चाहिए। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बीसीसीआई से जुड़े तमाम अधिकारी भी इसको लेकर सदमे में हैं, जिनका मानना है कि विक्ट्री परेड के दौरान जरूरी एहतियात बरते जाने चाहिए थे। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे खुशी के जश्न के दौरान बरती गई लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल का भी कहना है कि ऐसे आयोजन से पहले अच्छी तैयारी जरूरी है ताकि ऐसे दुखद हादसे से बचा जा सके। तो जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं, मैं मानता हूं कि वहां तो प्रोटोकॉल ऐसे तय किए जाते हैं कि कितनी भीड़ आएगी, कैसे उनको देखा जाएगा और नियंत्रित किया जाएगा। अब क्या कारण रहे होंगे उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा,
जब वो इस बात की जांच करेंगे तो उनको खुद ब खुद पता चलेगा कि किसकी जिम्मेवारी बनती है और कहाँ कमी रहे। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने भी घटना पर दुख जताया है और चिन्नास्वामी स्टेडियम में कार्यक्रम के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं करने पर सवाल उठाए। आयोजकों को इसकी बेहतर योजना बनानी चाहिए थी। इस स्तर के जीत के जश्न के आयोजन के लिए पर्याप्त एहतियात बरते जाने चाहिए थे और सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखना चाहिए था। कहीं न कहीं तो कोई चूक हुई है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी बयान दिया। उन्होंने एबीपी न्यूज को बताया कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है। और किसी को अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह की घटना होगी, क्योंकि लीग के मैचेस में इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी लाखों लोगों की और इस तरह भगदड़ हो जाएगी और लोग मारे जाएंगे, हमने सोचा भी नहीं था। और ऐसा नहीं है कि भगदड़ पर जांच की मांग सिर्फ कर्नाटक में उठ रही हो, बल्कि देश के तमाम सियासी दल के नेता इस घटना की जांच की मांग कर रहे हैं और इस घटना को बेहद दुखद बता रहे हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ से हुए दर्दनाक हादसे पर पूरा देश गमगीन है। ऐसे में तमाम सियासी दल अब इस घटना की जांच की मांग कर रहे हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा है। बड़ी अफसोसनाक खबर है, दर्दनाक खबर है। ये खुशी के मौके में इस तरह से स्टैम्पीड में, भगदड़ में लोगों की मौत हुई है और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ और कौन जिम्मेदार है उसका। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर बयान दिया और उन्होंने भी कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। भगदड़ अब हुई है इस तरह, तो वो तो जांच का विषय है कि क्या कारण है। मुझको लगता है कि जांच होनी चाहिए इसको लेकर। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने बेंगलुरु के लेडी कर्जन अस्पताल में भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और सिद्धारमैया सरकार पर हमला बोला। State government has to take complete responsibility on this tragedy. Without any proper preparedness, state government's urgency to organize victory rally is the cause for this big tragedy. बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर फीडबैक लिया। तो वहीं सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने बैठक में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और सभी मंत्रियों से और भी ज्यादा मेहनत से काम करने की अपील की। बुधवार को मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने तमाम मंत्रियों को नसीहत दी। वहीं सूत्रों की माने तो बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपनी क्षमता का परिचय दिया। बैठक में पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों का फीडबैक लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी दी। सीडीएस अनिल चौहान ने डिटेल प्रेजेंटेशन बैठक में दिया। जल संसाधन मंत्रालय ने भी बैठक में प्रेजेंटेशन दिया। सिंधु जल समझौते पर जानकारी दी। देश में चल रही अन्य जल परियोजनाओं की भी जानकारी दी। वहीं इस बैठक में पीएम मोदी ने अपने सभी मंत्रियों से अपील की। उन्होंने कहा कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, ऐसे में सभी को ज्यादा मेहनत से काम करना होगा। साथ ही पीएम मोदी ने मंत्रियों को सरकार के 11 साल के कार्यक्रम जनता के बीच ले जाने का दिशा निर्देश भी दिया, ताकि लोगों तक मोदी सरकार के काम की जानकारी पहुंच सके। देश में 16 जून से जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना की प्रक्रिया की शुरुआत भी होने जा रही है। केंद्र सरकार ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और जल्द ही सरकार की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। मोदी सरकार ने अपने वादे के मुताबिक जनगणना और जातीय जनगणना की तैयारी पूरी कर ली है, जिसके बाद 16 जून से जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना की भी शुरुआत हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए कमर कस ली है। जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर 2026 तक सभी पहाड़ी राज्यों और 1 मार्च 2027 तक सभी राज्यों की जनगणना और जातीय जनगणना पूरी हो जाएगी। इस बार जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी कराई जानी है, जिसका ऐलान कुछ ही वक्त पहले मोदी सरकार की ओर से किया गया था। जनगणना के साथ जातीय जनगणना का काम 2 चरणों में पूरा होगा। अधिसूचना के जल्द जारी होने के बाद 16 जून से इसकी शुरुआत हो जाएगी। वहीं इस मुद्दे को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बयान दिया है और इसे मोदी सरकार की सियासी रणनीति करार दिया है। इतनी देर क्यों कर रहे हैं आप? हर चीज को चुनाव के आप इवेंट बनाना चाहते हो। आप इसे 27 में अभी 2 साल बाद शुरू करोगे, 29 तक आप इसे खींच कर लेके जाओगे। बीच में जिन राज्यों में चुनाव, आप उन राज्यों के हिसाब से फोकस कर रहे हो कि हम पहाड़ी राज्यों में कर देंगे। तो ये सारा का सारा चीज़ें जो हैं
ये सोचनी चाहिए। कुछ काम देश के लिए होते हैं, काम देश के लिए है। और हम तो मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी हम चिट्ठी लिखने वाले हैं कि जो बिहार में महागठबंधन की सरकार हम लोगों ने जो 65% जो आरक्षण बढ़ाई, टोटल 75%, उसको जो है शेड्यूल 9 में डाला जाए। आखिर भारत सरकार या अमित शाह इस पे क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। मतलब जब आएगी यूपी में पीडीए सरकार, तभी होगी जातीय जनगणना की शुरुआत। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। शोपियां, पुलवामा, कुपवाड़ा सहित 8 जगहों पर ये छापामार कार्रवाई की गई है। ऐसे में आतंकियों से जुड़े हुए मामलों में ये छापामार कार्रवाई की जा रही है। लगातार ही घाटी में जो आतंकी छुपे हुए हैं उन तक पहुंचने की कोशिश टीम्स कर रही है, सुरक्षा बल के जवान भी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, लगातार एनआईए की छापामार कार्रवाई जारी है, टेरर लिंक जो है उन तक पहुंचने की कोशिशें भी हो रही हैं इस बीच। देखिए, ये जो छापामार कार्रवाई आज सुबह शुरू हुई थी, पहले शोपियां से शुरू हुई थी, जहां पे एक साथ तकरीबन 8 जगहों पर छापे हुए थे और यहां से कुछ संदिग्ध सामान बरामद किया गया है। उसके बाद जो है खबर आई कि सोपोर और पुलवामा और कुपवाड़ा में भी कुछ अन्य जगहों पर ये कार्रवाई हो रही है और यानी 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई हो रही है। उसके पीछे बताया जा रहा है कि टेरर रिलेटेड मामला है, टेरर फंडिंग और टेरर फाइनेंसिंग के साथ साथ हाल फिलहाल के दिनों में हुए कुछ आतंकी हमलों की भी जांच के साथ इसके तार जुड़े हुए हैं। हालांकि आधिकारिक बयान इस बाबत अभी तक नहीं आया है, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर ये छापेमारी इस समय भी चल रही है। जी ठीक आसिफ, जो भी ज्यादा जानकारी आगे मिलेगी उसको लेकर आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की खूबियां दुनिया तक पहुंचाने वाले प्रतिनिधिमंडल आज ब्रीफिंग देंगे। विदेश मंत्री के साथ अलग अलग प्रतिनिधिमंडलों की आज बैठक भी होनी है और सुबह 9:30 बजे ब्रीफिंग की शुरुआत होगी। पाकिस्तान के साथ तनाव पर दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी दुनिया तक पहुंचाने के बाद सभी 7 प्रतिनिधिमंडल भारत वापस लौट चुके हैं, जिसके बाद आज ये सारे प्रतिनिधिमंडल अपनी ब्रीफिंग देंगे। सुबह 9:30 बजे से हैदराबाद हाउस में इसकी शुरुआत होगी, जिसके तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी प्रतिनिधि मंडलों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे और अपने दौरे से जुड़ी जानकारी विदेश मंत्री के साथ साझा करेंगे। इन प्रतिनिधि मंडलों ने दुनिया के तमाम देशों का दौरा कर न सिर्फ पाकिस्तान की पोल खोली, बल्कि उसका असली चेहरा भी दुनिया को दिखाया है। वहीं विदेश दौरे पर गए तमाम प्रतिनिधि मंडल की इस ब्रीफिंग को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। एक्स पर पोस्ट कर जयराम रमेश ने लिखा है कि आमतौर पर लो प्रोफाइल विदेश मंत्री कुछ सांसद प्रतिनिधि मंडलों के साथ मिलने वाले हैं जो हाल ही में विदेश दौरों से लौटे हैं। उम्मीद है कि इस मुलाकात में जो वास्तव में हासिल हुआ उसका ईमानदारी से मूल्यांकन किया जाएगा, न कि किसी तरह की स्पिन डॉक्टरी के जरिए उसे दिखाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी है कि संसद का जो मानसून सत्र है वो 21 जुलाई से शुरू होगा और एक तरफ सरकार के मानसून सत्र का ऐलान किया गया तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी गर्म होना शुरू हो गई है। देखिए, सरकार ने तय किया है कि मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक बीच में बुलाने का तय किया है। सरकार का प्रस्तावना राष्ट्रपति महोदय के बीच में रखेंगे और राष्ट्रपति जी से अनुरोध करेंगे कि अभी दोनों सदनों को समन भेजें। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि सरकार ने 21 जुलाई से मानसून सत्र बुलाने का फैसला किया है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने की बात सरकार की ओर से कही जा रही, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। पाकिस्तान से हुए संघर्ष के बाद संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाने पर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पहली बार हमारे संसदीय इतिहास में 47 दिन पहले सत्र की घोषणा की जा रही है। इसका मकसद क्या है? इसके पीछे राज क्या है? राज ये है, कारण ये है कि सरकार इस विशेष सत्र की मांग से भागना चाहती है। यही आरोप टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी लगाए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि मोदी सरकार संसद में सामना करने से डर रही है, यानी विशेष सत्र से भाग रही है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें लगता है कि सरकार को मानसून सत्र में पहलगाम आतंकी हमले की चर्चा जरूर करनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट का मानसून सेशन जो शुरू होगा आइंदा महीने,
उसमें हम चाहेंगे कि पहलगाम पे डिबेट हो, उसमें तमाम बातें देश के सामने आए, अकाउंटेबिलिटी उस पर फिक्स होनी चाहिए। आज गंगा दशहरा के दिन अयोध्या में राम दरबार और परिसर के 7 दूसरे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि आज सीएम योगी का जन्मदिन भी है। अयोध्या में आज राम दरबार और मंदिर परिसर में बने 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसकी शुरुआत सुबह 6:30 बजे पूजा पाठ से हो चुकी है। अयोध्या में राम दरबार और दूसरे मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य इंतजाम किए गए हैं। गंगा दशहरा पर खास मुहूर्त में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु हिस्सा लेने वाले हैं। सीएम योगी भी आज होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से राम कथा पार्क पहुँचेंगे। सुबह 10:40 पर श्री हनुमान गढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। सुबह 11 बजे श्री राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। सुबह 11:10 से दोपहर 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अभिजीत मुहूर्त में सीएम योगी 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। सीएम योगी के हाथों से मूर्तियों की आंखों की पट्टी हटाई जाएगी। अयोध्या में राम दरबार और मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य तैयारी की गई है। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु इस पल का साक्षी बनने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरयू त्रयोदशी जन्मोत्सव पर होने वाला ये कार्यक्रम बेहद खास माना जा रहा है और साधु संत इसे लेकर बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। महाराज जी अपने हाथों से राम राज्याभिषेक में भगवान को प्रतिष्ठित करेंगे, राजा राम के रूप में भगवान को स्थापित करेंगे। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। और आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रामलला को बेशकीमती आभूषणों से सजाया जाएगा। सूरत के हीरा कारोबारी इसके लिए भगवान के आभूषण लेकर अयोध्या पहुंच चुके हैं और इनमें खास बातचीत उनसे की है एबीपी न्यूज संवाददाता अवधेश मिश्रा ने। सुनिए। अयोध्या में जो राम दरबार अब आपको दर्शन के लिए मिलेगा, उसमें भगवान और भगवान के जो परिवार के लोग हैं, चाहे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, उन्हें कौन से आभूषण पहनाए जाएंगे? निश्चित तौर से आपका जवाब होगा सोना और हीरा, तो वही। और बड़ी मात्रा में ये आभूषण राम दरबार के लिए आ गए हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, क्योंकि एक बड़ा दान आया है। दिनेश जी, एक बड़ा दान जो आया है भगवान राम को सजाने के लिए, उनके दरबार को सजाने के लिए, वो क्या है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। सूरत की भूमि कर्ण की भूमि है और कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था। वही भूमि से ग्रीन लैब के चेयरमैन श्री मुकेश भाई पटेल, उसके परिवार, ऐसे देखे तो पहले से ही राम जी का जो मुकुट था वो भी इन परिवारों ने ही दान में दिया था। बालक राम का था, बालक राम का जो मुकुट था वो भी मुकेश भाई पटेल के और फैमिली ने दिया था। फिर से उसको सेवा करने का मौका मिला है। कल जो राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है, इसमें राम जी का पूरे परिवार का जितना भी श्रृंगार है वो पूरा श्रृंगार ये मुकेश भाई पटेल और उसके परिवार के माध्यम से। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान जारी है। आज राम मंदिर परिसर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम को लेकर एक विवाद भी हो गया है, बताते हैं आपको। गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:30 बजे से 12 बजे के बीच है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाए हैं। आपने अर्ली जो कुछ भी किया वो गलत था, प्रमाणित हो गया। आज फिर से वहाँ पर जो शिखर प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रम होंगे वो इस बात को प्रमाणित करेंगे कि पहले की प्रतिष्ठा धर्मशास्त्र विरुद्ध थी, परंपरा विरुद्ध थी। कुछ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल से लेकर आज तक संपन्न भी हो चुका है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के वर्चुअल बकरीद मनाने के बयान पर राज्य में संग्राम छिड़ गया है। एनसीपी, शरद पवार गुट और समाजवादी पार्टी ने राणे पर जमकर निशाना साधा। नितेश राणे के बयान को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आह्वान ने उन पर तंज कसा। आह्वान ने यहां तक कह दिया कि अब वर्चुअल खाना खाने की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। टेक्निकली बहुत एडवांस महाराष्ट्र के राजनेता होने लगे हैं, अच्छी सोच है, कल खाना भी बोलेंगे वर्चुअली खाओ। राणे ने सोसाइटी में जबरदस्ती बकरा काटने को लेकर कहा था कि हिंदू त्योहारों पर सलाह देने वाले मुसलमानों को सलाह क्यों नहीं देते। जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले
अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो। बवाल ही चल रहा था कि समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी भी विवाद में कूद पड़े। ये क्रिश सुमैया है, कुछ और लोग हैं, नीतीश राणे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके। बेचारे जो है ना सिर्फ 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते रहो। इससे पहले महाराष्ट्र गौ सेवा कमीशन की मांग को लेकर भी राज्य में हंगामा मचा था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बकरी ईद से पहले गाय के मांस पर काफी बवाल हुआ। गोवंश लेकर जा रहे एक ट्रक को हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने रुकवाया, फिर ड्राइवर को उतारकर उसके साथ जमकर मारपीट की। बाद में ट्रक में आग भी लगा दी गई। और ये सब कुछ पुलिस के सामने होता रहा, लेकिन पुलिस लोगों को समझाने के अलावा कुछ कर नहीं पाई। नारेबाजी करते हुए उन लोगों के सिर पर इतना गुस्सा सवार हुआ कि इन्होंने उस ट्रक में ही आग लगा दी जिसमें गौवंश भरा था। प्रशासन की लापरवाही इसमें सामने आई है। कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। इनका त्योहार आ रहा है, ईद आ रही है 7 तारीख की, उसके बावजूद जो है कोई चेकिंग नहीं की जा रही है इन वाहनों की। पुलिस के खिलाफ इन लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिखा। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर हिरासत में हैं। ट्रक चलाने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव देकर बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ा दिया। हालांकि अभी महागठबंधन की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन अगर ओवैसी महागठबंधन में शामिल होते हैं तो कई सीटों पर इसका असर जरूर दिखेगा। सबसे बड़ा असर सीमांचल की उन सीटों पर नजर आएगा जहां बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर है, क्योंकि अगर महागठबंधन में ओवैसी की एंट्री हुई तो मुस्लिम वोटों का बिखराव रुक जाएगा। बल्कि कहिए कि बहुत झुक के हमने बात की है। मौजूदा वक्त बिहार में जो सांप्रदायिक शक्तियां दंदना रही है, AIMIM ने साल 2020 में बिहार की 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव जीती थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद AIMIM के 4 विधायक RJD में शामिल हो गए। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि कांग्रेस और RJD ओवैसी को बीजेपी का बी टीम कहकर निशाना साधती है। ऐसे में ओवैसी ने ये दाव चलकर वोटर्स तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश भी की है कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, बल्कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म मॉर्गन स्टैनले के कार्यक्रम में अर्थव्यवस्था पर अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य 2047 तक महाराष्ट्र को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। फडणवीस के मुताबिक पहले चरण में 2030 तक महाराष्ट्र को $1 बिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। We actually have created a roadmap to make Maharashtra a $1 trillion economy. I think last year we have passed the mark of $500 billion. So amongst all Indian states, we are the nearest, and we can achieve a $1 trillion economy mark by 2030. मॉर्गन स्टैनली इंडिया इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में भारत के विकास में महाराष्ट्र के योगदान पर चर्चा के दौरान फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे।